गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर कल अपन ने जो स्टील के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हॉस्पिटल के जो स्टील से बने हुए इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ा था कि उसका रख रखाव कैसे करते हैं, कैसे उसका स्टेलाइजेशन करते हैं। आज अपन केयर होता है ग्लासवेयर, कांच का सामान। हॉस्पिटल के अंदर जो कांच का सामान होता है उसको अपन उसकी केयर कैसे करते हैं, उसका रख रखाव कैसे करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारा सामान कांच का बना होता है, जैसे अपना मेजरिंग ग्लास है, थर्मोमीटर है, टेस्ट ट्यूब है, पीपेट है, सिरिंज है। ये बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो कांच के बने हुए होते हैं, ग्लास के बने हुए होते हैं। तो उसका अपन केयर कैसे करें, उसकी केयर कैसे करें। ग्लास आपको पता है नाजुक होता है, ग्लास से थोड़ी सी भी लापरवाही से टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। ग्लास के ऊपर अगर अपन ने टाइम पे उसकी सफाई अच्छी तरीके से नहीं की तो उस कारण से उसके ऊपर स्कार बन सकता है, धब्बा बन सकता है, जो उसको हटाना मुश्किल है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो अपन जो हॉस्पिटल में जो अलग अलग जो सामान होता है ग्लास का बना हुआ, मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर सामान होता है, टेस्ट ट्यूब होती है, पिपेट होती है ना, ग्लास जार होता है। इस प्रकार के बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो अपने जो सामान होता है वो ग्लास का बना हुआ होता है। तो अपन ग्लास के सामान की केयर करें, उसके लिए सबसे पहले सावधानी ये है कि वो क्रैक नहीं हो, टूटे नहीं, उसको अपन चाहे जहाँ ना रखें। अपन जहाँ उसकी जो जगह होती है, फिक्स जगह होती है, अपन उसको काम में लेते ही उसको प्रॉपर स्थान पे रखें। पहला केयर अपनी यही है उसकी कि उसको उसके प्लेस के ऊपर रखें। सारे सामान को अलग अलग सजा के और अलग अलग तरीके से अपन उसको एकदम से व्यवस्थित तरीके से रखें। ऐसे अपन उसको एक साथ रख देंगे तो थोड़ा सा भी उसमें थोड़े से भी अव्यवस्था होते ही वो टूट जाएगा। बहुत सारा कॉमन सामान होता है या उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो अपन जो ग्लास का सामान है उसको व्यवस्थित तरीके से रखें। दूसरी बात यह है कि जैसे ही अपन ग्लास के सामान को काम में लेते हैं, लेने के बाद में इमीडिएटली तुरंत उसको साफ करें। साफ करते समय ध्यान रखें कि बड़ी सावधानी के साथ में अपन उसको काम में लेते ही अगर उसको ठंडे पानी से साफ करेंगे तो उसके ऊपर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल जमा है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे अपने कोई बॉडी डिस्चार्जेज है, चाहे कोई और दूसरा मटेरियल है या मेडिसिन है या कोई खाने पीने का सामान है, तो अपन तुरंत उसको काम में लेते ही उसको बिल्कुल ड्राई नहीं होने दें। क्योंकि कांच के ऊपर जो चीज़ जमा हो जाती है एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद में उसकी जो है उसके ऊपर उसका कलर रम जाता है, उसका कलर है वो उसके ऊपर फिक्स हो जाता है। जैसे चाय का गिलास ही है, अगर अपन उसको बार बार अगर लंबे टाइम तक ऐसे ड्राई रखें, लेड साफ करें, तो धीरे धीरे चाय का कलर है वो गिलास, कांच के गिलास के ऊपर एकदम से उसमें इस प्रकार से सेट हो जाएगा कि उसको आप चाहे कितना ही साफ कर लो, फिर चाहे साबुन से, ब्रश से ज़्यादा साफ करोगे तो उसके ऊपर स्कार बन जाएगा। और अगर ऐसे नॉर्मल तरीके से साबुन से भी साफ करेंगे तो भी वो बिल्कुल साफ नहीं होगा। तो अपन उसको इमीडिएट तुरंत, जैसे इंस्ट्रूमेंट को अपन साफ करते हैं वैसे ही उस कांच के सामान को अपन अच्छे तरीके से साफ करें। साफ करने के बाद में साबुन के पानी से, साबुन का पानी या सर्फ का पानी हो उसके अंदर उसको डाल के और बड़े सॉफ्ट तरीके से उसको अपन साफ करें। ज़्यादा उसके ऊपर रगड़े नहीं लगाएं, ज़्यादा उसको एक दूसरे के बीच में इस प्रकार से उसके टकराव नहीं हो, एक दूसरे के बीच में टच होते ही अगर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा तो वो टूट जाएगा। तो उसको अपन बड़ी सावधानी के साथ में सारे सामान को अच्छी तरीके से साफ करें। उसके बाद में अपन उसको डिसइंफेक्टेड करें। डिसइंफेक्टेड अपन डिटॉल या सेविलॉन सॉल्यूशन होता है उसके द्वारा उसको अपन डिसइंफेक्टेड करते हैं। और जो सामान अपन लेबोरेटरी में या और जो जहीं भी काम में लेते हैं उसको अपन है वो स्टेलाइजेशन उसका करते हैं। स्टेलाइजेशन करते समय ये ध्यान रखें कि उसमें कम दाब, वही है प्लास्टिक वाली सी बात है, जो प्लास्टिक का सामान कम दाब और कम प्रेशर के ऊपर अपन स्टेलाइज करते हैं। और स्टेलाइजेशन करते समय अपन ध्यान रखें कि वो क्रैक नहीं हो जाए। और जो भी ग्लास या जो भी है उसको इन्वर्ट रखें, ऊंधा रखें। अपन अगर इन्वर्ट नहीं रखेंगे तो ऊंधा नहीं रखेंगे तो उसके गैस है वो दोनों साइडों में, अंदर और बाहर दोनों साइडों में उसके समान तरीके से नहीं जाएगी, अंदर के बैक्टीरिया उसके नष्ट नहीं होंगे। इसलिए अपन उसको इन्वर्ट रख के और फिर उसका स्टेलाइजेशन करें। दूसरी बात कि कांच के गिलास को अपन बिल्कुल भी ऐसे खुला स्टेलाइजेशन नहीं करें, उसको किसी भी कपड़े में या कोई भी इस प्रकार का अपना टॉवल होता है उसके अंदर वरेप करें, वरेप करके फिर उसके बाद में उसका स्टेलाइजेशन करें।
ताकि डायरेक्टली उसके जो स्टीम है या जो भी नमी है उसका प्रभाव एक साथ नहीं हो, धीरे 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 वो गर्म हो। आपको पता है कि कांच के गिलास से हो चाहे कुछ भी अपना जार हो, उसके अंदर जब भी अपन कोई गर्म पदार्थ डालते हैं तो अपन कभी भी उसको एक साथ नहीं डालें। अगर अपन तुरंत उसमें गर्म पदार्थ एक साथ डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, वो क्रैक हो जाता है। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि कांच कठोर होता है, आपको पता है। अगर कोई मोटा गिलास या मोटी परत की जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप उसमें गर्म पदार्थ एक साथ डालते हो तो उसकी अंदर वाली परत है वो तो फैलती है, और बाहर वाली जो परत है वहाँ तक वो फैलेगी नहीं, वो स्थिर रहेगी और अंदर वाली परत फैल जाएगी। उसके कारण एक विपरीत दबाव पड़ने के कारण अंदर की परत तो फैलेगी, अंदर बाहर की परत वो कठोर होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। अंदर से तेज गर्मी, तेज अगर अपन हीटिंग करते हैं, ऐसे नॉर्मल से तो क्या होता है वो इतना जल्दी क्रैक नहीं होता है, लेकिन अगर अपन अचानक बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थ उसमें डालते हैं तो अंदर की सरफेस है वो थोड़ी सी स्प्लिट होती है और बाहर के वाले के ऊपर वो हीटिंग जाएगी नहीं, इतने में वो क्रैक हो जाएगा। इसीलिए अपन चाय कांच के गिलास में या किसी भी ऐसे जार में जब अपन गर्म पदार्थ डालते हैं या चाय डालते हैं तो अपन पहले थोड़ा सा अपन उसमें डालें, फिर उसको हिलाएं। हिलाने से फिर वो गर्मी है वो एक समान गर्म हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, पूरे में वो हीटिंग हो जाएगी, फिर वो क्रैक नहीं होगा। लेकिन अचानक अपन को थर्मस हो, चाहे अपना कांच का गिलास हो, चाहे अपनी टेस्ट ट्यूब हो, मोटा होता है, मोस्टली बारीक होता है, उसमें वो तुरंत गर्म हो जाता है, वो क्रैक कम होता है। जो मोटा होता है वो जल्दी क्रैक होता है, क्योंकि बाहर और अंदर वाले में टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, उस कारण से वो क्रैक हो जाता है। तो अपने क्वेश्चन भी आता है कई बार कि भाई कांच का जो गिलास होता है वो गर्म चाय डालने से क्रैक क्यों होता है? उसका मेन कारण यही है, और वो अपने को नुकसान हो जाता है। महंगा गिलास 25, 30, 40 रुपये का गिलास होता है, वो टूट जाता है, वो काम का नहीं रहता है। तो अपन इसका भी ध्यान रखें कि गर्म पदार्थ उसमें एक साथ नहीं डालें। तो इस प्रकार से कांच के गिलास सामान को अपन अच्छी तरीके से ऑटोक्लेव करें, अच्छी तरीके से उसको साबुन के पानी से ड्राई करके फिर उसका ऑटोक्लेव करें, फिर उसको व्यवस्थित तरीके से रखें। एक अपने वार्ड में होता है थर्मोमीटर, जिसको टेम्परेचर चेक करने के लिए काम में लेते हैं, और ये रीयूज लेने वाला सामान है। तो उसमें महंगा होता है थर्मोमीटर, अपन यूज एंड थ्रो नहीं ले सकते। तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन कि थर्मोमीटर को अपन हर पेशेंट का टेम्परेचर लेने के बाद में उसको अपन है वो कोल्ड रनिंग वाटर से साफ करते हैं, यानी ठंडे पानी से उसको साफ करते हैं। ठंडे पानी से साफ करने के बाद में अपन उसको साबुन के पानी से या अपनी जो डिटॉल सेवलॉन होती है उससे अच्छी तरीके से उसको क्लीन करते हैं, फिर सादे पानी से उसको डिस्टिल वाटर से उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद में अपने पास 3 बोतल होती हैं, एक प्लेन वाटर की बोतल होती है, एक डिटॉल या सेवलॉन सॉल्यूशन की डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन की बोतल होती है, और नंबर 3 फिर प्लेन वाटर की बोतल होती है। तीनों बोतल्स होती हैं नंबर 1, 2, 3। उसके अंदर अपन इसको रखते हैं। सबसे पहले अपन है वो जो नंबर 1 वाली बोतल होती है उसके अंदर उसको अपन वॉश करते हैं, जैसे टेप वाटर से साफ कर लिया, उसके बाद में वो डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर उसको अपन क्लीन करते हैं। नंबर 1 बोतल में क्लीन करने के बाद में उसको अपन नंबर 2 बोतल जो डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन तैयार किया हुआ होता है 1:40 में, उसके अंदर थर्मामीटर को अपन रख देते हैं जब तक कि अपन रीयूज नहीं लेते हैं। कम से कम थर्मामीटर है वो 5 मिनट तक उसके अंदर रहना चाहिए। 5 मिनट से पहले अपन उसको नहीं निकालें, 5 मिनट से पहले वो है डिसइंफेक्टेड नहीं होता है। इसीलिए तो अपन जब वार्ड में टेम्परेचर लेते हैं तो अपने पास 3-4 थर्मामीटर होते हैं, ताकि कोई टूट जाए तो अपन उसको उसकी जगह दूसरा रिप्लेस कर लें, या फिर अपन जैसे कोई पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं तो एक पेशेंट का टेम्परेचर लेने के बाद में दूसरे का लेते हैं तो इतने में 5 मिनट होगी नहीं, तो अपन दूसरा जो पहले थर्मामीटर रखा हुआ है पहले वाले पेशेंट का वो अपन निकालते हैं और अब वाले पेशेंट के थर्मामीटर को अपन डिसइंफेक्टेड बोतल में रख देते हैं। 2 पेशेंटों का जब टेम्परेचर लेते हैं इतने में वो 5 मिनट हो जाती है, तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा और वो डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। तो अपन इस प्रकार से वन बाई वन करके इस प्रकार से उसको अपन डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन में रख कर उसको डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। फिर अपन उसको जब पेशेंट के काम में लेते हैं तो नंबर 2 बोतल में से निकाल के और उसको अच्छी तरीके से अपन है वो स्वाब से है वो बल्ब टू स्टीम की तरफ, यानी लेस कॉन्टामिनेटेड टू मोर कॉन्टामिनेटेड की तरफ उसको अपन क्लीन करते हैं। यानी बल्ब है वो मुंह में जाएगा और जो स्टीम है वो मुंह से बाहर रहेगा, इसलिए अपन उसको बल्ब से पहले बल्ब को साफ करेंगे रोटेट, और फिर उसको ऐसे रोटेट करते हुए ऊपर की साइड में स्टीम की साइड में उसको क्लीन करेंगे। इस प्रकार से स्वाब से अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद में अपन पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं, और तो फिर उसको जब अपन बोतल 2 में से निकाल कर बोतल नंबर 3 में उसको जो प्लेन वाटर होता है डिस्टिल वाटर उसमें वॉश करेंगे। बोतल 3 में वॉश इसलिए करते हैं कि जो अपना डिटॉल होता है वो कड़वा होता है,
जो डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन होता है तो उसमें पेशेंट को मुंह में स्वाद या उसको कड़वाहट लग सकती है या पेशेंट के मुंह में जलन हो सकती है, तो उसको वॉश आउट करने के लिए अपन 3 नंबर बोतल के अंदर इसको अपन वॉश करते हैं और फिर अपन उसको अच्छे तरीके से स्वाब से साफ करते हैं, फिर अपन उस पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं। तो इस प्रकार से थर्मोमीटर को भी अपन ध्यान रखें कि वो जब भी अपन लेते हैं या देखते हैं तो कोई हाथ से गिर नहीं जाए, वो टूट जाएगा, कांच का बना हुआ होता है। कहीं भी टेबल से जब पारे को नीचे गिराते हैं तो उस समय टेबल से, दीवार से, बेड से टच नहीं हो जाए, वरना वो टूट सकता है क्योंकि कांच का बना हुआ होता है। तो इस चीज़ों का अपन जरूर ध्यान रखें कि थर्मोमीटर को अपन प्रॉपर तरीके से काम में लें, बहुत ही सावधानी के साथ इसको काम में लें ताकि वो टूटे नहीं, उसका नुकसान नहीं हो और उसके ऊपर उसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं हो। उसको तुरंत अपन साफ करेंगे तो अपना भी जो माउथ का जो भी लार्वा जो भी है उसके ऊपर चिपका हुआ नहीं रहे और वो थर्मामीटर वो नीट एंड क्लीन बना रहे हैं। तो इस प्रकार से लेबोरेटरी का सामान अपने वार्ड के अंदर बहुत सारे, जैसे अपन मेजरिंग ग्लास, जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट को डाइट देते हैं, खाना देते हैं तो मेजरिंग ग्लास में नापते हैं अपन, तो वो भी कांच का बना हुआ हो सकता है या प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है। और बहुत सारे सामान है जो वार्ड के अंदर अपन, जो पिपेट है या कोई और मशीनरी जो है जिसके ऊपर कांच का कुछ ग्लास है वो लगा हुआ हो, तो अपन उसको प्रॉपर तरीके से साफ करें। उसको अपन इस प्रकार से डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन जो स्कार नहीं बनाए और उसको उसके ऊपर निशान नहीं छोड़े, एकदम नीट एंड क्लीन वाला जो सॉल्यूशन है वो अपन काम में लें, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको क्लीन करें। उसके बाद में जो अपने हॉस्पिटल में जो और सामान, जो अदर जो सामान है जिसमें अपने बेडशीट है, अपनी टेबल है, बेड है, उसको अपन कैसे क्लीन करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने लकड़ी का सामान है, मान लीजिए टेबल है, कुर्सी है, अपनी जो रैंक है उसको अपन, वो लकड़ी की बनी हुई होती है। आपको पता है कि लकड़ी के सामान को अपन धो नहीं सकते। लकड़ी का सामान जो होता है उसको अपन पहले अच्छी तरीके से उसको डस्टिंग करते हैं, बढ़िया से डस्टिंग करते हैं, फिर अपन थोड़ा सा जो 2-4 दिन से गीला जो अपना टॉवेल होता है उससे अपन डस्टिंग को, बारीक डस्ट को हटाने के लिए अपन डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन तैयार करके और फिर उसके ऊपर उससे उसको क्लीन करते हैं। यानी उसके ऊपर जो बारीक डस्ट होती है वो अपन उसके हटाने के लिए, बाकी वो गीली नहीं होनी चाहिए क्योंकि लकड़ी गीली होने से फूल जाती है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं गिरे, उसके लिए अपन उसके ऊपर कोई बेडशीट या कोई अखबार का टुकड़ा है वो अपन जमा के रखते हैं ताकि कोई मेडिसिन जो भी गिरे उससे उसके ऊपर गिर जाए, अपनी जो टेबल है वो ख़राब नहीं हो। और जैसे ही वो कोई गिर भी जाता है तब अपन इमीडिएट उसको कपड़े से साफ करें, इमीडिएट उसको कपड़े से साफ करके, और जो भी स्टेन रिमूवर है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या कोई और दूसरा स्टेन रिमूवर है उसको अपन तुरंत, कोई अगर दबा बन जाता है, जैसे कोई बाय द वे गलती से ब्लड गिर जाता है या कोई मेडिसिन गिर जाती है, तो अपन इमीडिएट उसको एकदम गीले कपड़े से साफ करें। अब उसको उस पर नहीं रहने दें क्योंकि लकड़ी उसको सोख लेती है, सोखने के बाद में उसके ऊपर निशान बन जाता है। चाहे आप उसके ऊपर कितना ही साफ करें, उसको आप ज़्यादा धो नहीं सकते, गीला बिल्कुल नहीं रखें, नहीं फूल जाएगी। प्लाई होती है वो तो एकदम से ही खराब हो जाती है। बाकी जो भी लकड़ी का सामान होता है उसको अपन, तो इसीलिए तो हॉस्पिटल में लकड़ी का जो सामान होता है वो कम से कम होता है, वही सामान होता है जो गंदा कम हो। बैठने के लिए टेबल है, कुर्सी है, वही होते हैं। बाकी बेड भी होता है, वो आपको पता है कि स्टील का बना हुआ होता है या पॉलिश किया हुआ होता है ताकि उसको अपन आराम से वॉश कर सकें, आराम से उसके ऊपर कपड़े से उसको अपन क्लीन कर सकें। तो जो हॉस्पिटल के बेड होते हैं वो स्टील के बने हुए होते हैं ताकि उसको अपन अच्छी तरीके से उसके ऊपर जो डिसइंफेक्टेड कर सकें, उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर सकें, गीले कपड़े से उसके ऊपर पोंछा लगा सकें, वो ख़राब नहीं हो। बाकी जो लकड़ी का सामान होता है उसको अपन बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करें, वो टूटे नहीं, किसी प्रकार की उसके ऊपर कोई भारी वस्तु या इस प्रकार की उसकी व्यवस्था के हिसाब से अपन उसको रखते हैं। कोई भी आपस में एक दूसरे के बीच में उसको टकराना या ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि वो टूट सकता है। तो उसको व्यवस्थित तरीके से अपन हर पेशेंट के बेड के पास में जो भी है, बेड साइड टेबल जो होती है या जो स्टूल होती है या जो रैंक बनी हुई होती है, उसको अपन अच्छी तरीके से अपन सजा के रखें। उसको जब भी कोई हो गीला नहीं होने दें और उसको रोज़ है वो अपन डस्टिंग करें, थोड़ी सी हल्के से गीले से उसको अपन क्लीन करें। उसके बाद में जो चादरें होती हैं, चादरें आपको पता है रोज़ धुलाई जाती हैं। चादरों का आपको पता है रूटीन में अपन सब जानते हैं कि ये कॉटन की बनी हुई चादर होती है। डेली बेड मेकिंग करते समय जो ख़राब चादरें होती हैं उसको अपन धोबी खाने में भेजते हैं, डेली उसको वॉश आउट करवाते हैं। उसके ऊपर अगर कोई स्टेन बन जाता है, कोई धब्बा बन जाता है तो उसको चादरों को अलग कर लेते हैं। फटी हुई चादर जो होती है उसको अपन अलग कर लेते हैं ताकि उसको अपन अलग तरीके से स्टेन रिमूवर के द्वारा उस धब्बे को तुरंत अपन हटाएं। जैसे ही अपने को पता चलता है, जैसे कोई ब्लड गिर जाता है, कोई यूरिन
या कोई मेडिसिन या कोई खाने पीने का सामान जब अपने बेडशीट के ऊपर गिर जाता है, हालांकि वैसे तो प्रोटेक्शन के लिए मैकिन्टोश होता है, फिर भी अगर गिर जाता है तो इमीडिएट अपन चादर को ठंडे पानी से धो के और फिर अपन उसको अच्छी तरीके से अपन धोबी खाने में भेज के और उसको धुलवाते हैं। फिर उसको अपन डिसइंफेक्टेड आयरन करवा के, प्रेस करवा के, डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन में उसको डिसइंफेक्टेड करवा के और फिर अपन है वो उसको पेशेंट के वार्ड में काम में लेते हैं। और जो ओटी की जो चादरें होती हैं उसको अपन स्टेलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग करवाते हैं। उसके बाद में ये अपन उसको ओटी के अंदर काम में लेते हैं। पहले उसको अपन अच्छी तरीके से, कोई भी स्टेन हो गया, धब्बा हो गया, इमीडिएट उसको अपन वॉश करते हैं। उसके बाद में सभी चादरों को एक साथ इकट्ठी करके और पहले ओटी की चादरें होती हैं उसको पहले वहाँ हॉस्पिटल के अंदर ही जो अपना यूटिलिटी रूम होता है, धोबी खाना होता है, वहाँ उसको धुलाया जाता है। फिर धोबी के पास में वहाँ फिर उसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है, फिर उसको ऑटोक्लेव किया जाता है। उसके बाद में फिर उसको वापस ओटी के अंदर काम में लिया जाता है। और वार्ड की जो चादरें होती हैं उसको अपन सेपरेट तरीके से, ऑपरेशन वाली चादरों के साथ में उसको नहीं धुलाते हैं। वार्ड की चादरों को अपन डेली, पहले तो बात यह है कि चादरें खराब नहीं हो, फर्श पे बिल्कुल नहीं डालें। अपने पास ट्रॉली होती है, उस ट्रॉली के अंदर ही जब अपन बेड मेकिंग करते हैं तो सभी चादरों को अलग अलग ट्रॉली के अंदर अपन उसको रखते हैं, फर्श पर कभी नहीं डालते। स्टाफ होता है वो उसको बेड से नीचे डाल देता है, फिर वो बेचारा स्वीपर आता है या जो धोने वाला आता है धोबी, वो उसको इकट्ठा करता है, तो उससे उसको भी नुकसान है, प्लस अपनी चादरें खराब हो सकती हैं, चादरें ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो कभी भी चादरों को फर्श पे नहीं डालें। फिर जो फटी हुई चादर होती है, जो चादरें फट जाती हैं, उसको अपन या तो रिपेयर करवाएं, अगर नॉर्मल फटी हुई है तो उसको अपन रिपेयर करवा लें, और अगर ज़्यादा ही फट गई है चादरें तो उसको चेंज करवा लें। जो ज़्यादा फटी हुई चादर है जिसको अपन काम में नहीं ले सकते उसको अपन रिप्लेस करवा लें, चेंज करवा लें, और चेंज करवा के फिर उसको अपन नई चादर मंगवा लें उसकी जगह। चादरों की काउंटिंग अपन पूरी रखें, जिम्मेदारी स्टाफ की होती है। जो भी वार्ड में चादरें काम में लेते हैं सारी चादरों है उसकी अपन जिम्मेदारी रखें, उसको अपन काम में लें, और जो भी काउंटिंग रखें धोबी के पास कितनी गई हैं, डेली बैलेंस शीट होती है, कितनी पेशेंट अपने पास यूज़ ले रहे हैं चादरों को, कौन कौन सी चादर हैं, और अपने पास स्टोर में कितनी है, कितने पेशेंट यूज़ ले रहे हैं, कितनी अपने बाहर धोबी खाने में भेजी हुई है। इन सब का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और उसकी प्रॉपर तरीके से आप है वो केयर करें। कोई भी चादर पेशेंट के पास साथ नहीं चली जाए, डिस्चार्ज होते ही उसको संभाल के रखें। फिर जो अपने कंबलें होती हैं उसको भी अपन ध्यान रखें। कंबल जो होती है उसको अपन रोज़ नहीं धुलवाते हैं, कंबल की अपन ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, लेकिन पेशेंट को, एक पेशेंट जब काम में ले लेता है तो उसके ऊपर कवर होता है, कंबल के ऊपर सदैव कवर लगा हुआ होना चाहिए ताकि कवर को वॉश आउट करवा सकते हैं। कवर कॉटन का बना हुआ होता है तो अपन चादर के ऊपर सदैव हॉस्पिटल की जो कंबल होती है, सॉरी, कंबल के ऊपर कवर लगा के रखें, ताकि एक पेशेंट के यूज में लेने के बाद में कंबल को अपन सनलाइट में रखवा देते हैं, ताकि कंबल के ऊपर भी अगर कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस हो, क्योंकि कॉटन के ऊपर जब नमी होती है तो वहाँ पे फंगस आ जाती है, तो उसको अपन घंटे 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखवा दें। बाकी उसके ऊपर जो कवर होता है उसको अपन धुलाने के लिए भेज दें। तो इस प्रकार से अपनी चादरें, कंबलें खराब नहीं होगी, और फिर साल में 1 बार या 2 बार अपन है उसको ड्राई क्लीन करवा लें, ताकि एकदम अच्छी तरीके से वो उसके अंदर जो भी डस्टिंग और जो भी है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। तो इस प्रकार से अपन का जो अपना कॉटन का सामान है, जो रुई के जो बने हुए होते हैं, जैसे गद्दे हो चाहे कंबल हो, उसको अपन सनलाइट में रखें रोज़ 1-2 घंटे पेशेंट के काम में लेने के बाद में, और फिर उसको अपन कवर लगा के रखें, उसके ऊपर डस्ट नहीं हो, किसी प्रकार की गंदगी नहीं सके, उसको अपन एकदम प्रॉपर स्थान पे रखें। उसके ऊपर जो कवर होता है उसको अपन डेली वॉश करवाएं एक पेशेंट के काम में लेने के बाद में, और फिर अपन उसको यूज लें। तो इस प्रकार से जो अपना ऊन का सामान, कॉटन का सामान जो है, ऊनी सामान जो कंबलें होती हैं उसको अपन केयर करें, और बाकी जो सामान है उसकी जो चेयर है, कुर्सी है, उसको अपन प्रॉपर तरीके से रखें। और फिर अपन साल में 1 बार या वार्ड का अपन महीने में 1 बार या 15 दिन से अपन है फ्यूमिगेशन जरूर करें। फ्यूमिगेशन करने से पूरे वार्ड का स्टेलाइजेशन हो जाता है। जो सामान अपन दीवारें हैं, जो पंखे हैं, फर्श है, इस ऐसी मशीनरी सामान है उस चीज़ को अपन धो नहीं सकते, वॉश नहीं कर सकते, ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, तो उसको ज़रूर फ्यूमिगेट करें। और जो ओटी होती है उसको भी अपन बार फ्यूमिगेट करें, ताकि पूरे वार्ड का है वो स्टेलाइजेशन हो जाए। कल अपन जो पढ़ेंगे जो स्टेन्स रिमूव करते हैं उसके लिए कौन से डब्बे के लिए, किस प्रकार के डब्बे के लिए कौन सा स्टेनर काम में लेते हैं, उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।